हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है। और यहाँ पर हम आपको एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के बारे में डिस्क्राइब करना, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, क्या कंक्लूजन दिया, इसके बारे में जानना है। तो ये मैंने क्या लिया है, एक गोल्ड की फॉयल लिया है, ये एक सोने की चादर है और इसमें मैंने क्या किया है कि अल्फा कणों की, रदरफोर्ड जी ने क्या किया था कि अल्फा कणों की खूब सारी बमबारी कराई थी। लगभग 20,000 ऐसे अल्फा कण थे जो इन्होंने बमबारी कराया था और अधिकांश अल्फा कण क्या थे, वो सीधे चले गए थे। तो ये पता चला, उनको ये पता चला कि यहाँ पर अधिकांश भाग क्या है, वो जब सीधा चला जा रहा है तो खोखला है। ये अल्फा कण क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। 2He4, इसका जो चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका चार्ज है। और ये जो आपका 4 है, ये मास है। क्या है, ये मास है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इससे ये पता चलता है कि आपका जो द्रव्यमान है अल्फा कण का, वो कितना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये आपका द्रव्यमान है। और इन्होंने इसको बमबारी कराने के बाद कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो तिरछा होकर के निकल गए और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो वापस होकर के अपने मार्ग से वापस आ जाते हैं, यानी कि वो रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से पता चला कि ये जो बीच में आपका जो सेंटर है वो धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो उसको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एटम्स कंटेन अ लॉट ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। देयर इज अ हेवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जब ये रिपेल करके वापस आ जाता है तो रदरफोर्ड ने इसी का नाम क्या दे दिया था, न्यूक्लियस दे दिया था। इसको उन्होंने बोल दिया था कि ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। और नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी कि ये धनात्मक आवेश है। ये रदरफोर्ड के द्वारा इतना बताया गया था। और क्या कंक्लूजन दिया था, द न्यूक्लियस कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, परमाणु नाभिक में समान धनावेश है और समान ऋण। अब पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पहले जानना है कि न्यूक्लियस होता क्या है, रदरफोर्ड ने ऐसा क्या बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर बीच में क्या है, धनात्मक आवेश है, जिसमें से अल्फा कण क्या होता है, वापस आ जाता है, रिपेल करके प्रतिकर्षित हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो परमाणु है, जो हमारा नाभिक, उसके बीच में स्थित है। जो हमारा नाभिक है एटम के सेंटर पर है। अगला पॉइंट है, ऑल द मास ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो भी आपका मास है, पूरा टोटल जो द्रव्यमान है न्यूक्लियस का, वो कहाँ पर है, बीच में है और यहीं पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर पार्ट विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं। ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, आपके ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट सेल जिनको बोलते हैं, कक्षाएं। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इफ वी कंपेयर द साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, अगर हम कंपेयर करते हैं एटम परमाणु से और न्यूक्लियस से, तो हमारा परमाणु सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपेक्षा परमाणु हमारा लॉन्गर है, बड़ा है। वही यहाँ पर भी लिखा है, द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन एटम, यानी कि न्यूक्लियस क्या है कि एटम से छोटा है। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, इनकी कुछ कमियां रह गई थी, उसके बारे में पहले जानते हैं कि इनकी क्या कमियां थी। उन्होंने ये बताया था कि ये नाभिक है और यहाँ पर धनात्मक आवेश है, क्योंकि सोने की चादर ली थी और उसमें बमबारी कराया था अल्फा कणों का। और यहाँ पर ये बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस है।
ये है आपका नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या है आपकी कक्षाएं हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन आपके घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन वो ये कमी को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। जब वृत्तीय कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका दिशा में चेंज होता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है। जब डायरेक्शन में चेंज होता है तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन काम करता है, त्वरण काम करता है। तो वही यहाँ पर है कि वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ये जो हमारे एक्सेलरेटेड आवेशित जो कण हैं और आसपास ये घूम रहे हैं डायरेक्शन में, तो उनके कहने का मतलब ये था रदरफोर्ड के माध्यम से कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ एनर्जी भी निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। उस एनर्जी से ये नाभिक में गिर जाएंगे। इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये नाभिक में गिर सकते हैं। तो वही कहने का है मतलब यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन आपका है त्वरण की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो ये जो कमियां हैं ये रदरफोर्ड ने का कई सारे ये रीजन रह गए, कई कारण रह गए कि वो ये नहीं बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी वो गेन कर रहे हैं। तो ये सारी कमियां, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए कौन आए? बोहर आए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें जानना है। बोर का परमाणु मॉडल 1913 में प्रतिपादित हुआ था, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, इट एम्ड टू करेक्ट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो जितनी भी रदरफोर्ड के दोषों का निवारण था वही बोर का परमाणु मॉडल था। तो इसके पहले आपको ये जानना होगा कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्वांटम सिद्धांत, क्योंकि बोहर बरी जो थे वो क्वांटम थ्योरी का अप्लाई किया था, क्वांटम सिद्धांत को अप्लाइड किया था। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसमें जो एनर्जी का अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है। जब अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, तो ये निरंतर ना हो करके ये पैकेट्स के रूप में होता है, वही क्वांटम कहलाता है। तो यहाँ पर आपको वही मैंने लिखा है, पदार्थ द्वारा, क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन यानी कि इमिशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, और कणों की गति यानी कि जो मोशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं क्योंकि वो घूम रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, के साथ संबंधित है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर ना हो करके, यानी कि लगातार उसमें ऊर्जा का अवशोषण और इमिशन नहीं होता है, तो ये पैकेट्स के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। यही क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। यही आपका क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम थ्योरी है। तो बोहर ने क्वांटम थ्योरी का अप्लाई किया था। अब आगे और बोहर के क्या ऐसे रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस? बोहर एटॉमिक मॉडल था, उसमें जो मेन कंक्लूजन दिया था बोहर्स ने, क्या दिया था? नील्स बोहर यूजिंग द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था इन हिज एटॉमिक मॉडल, अपने एटॉमिक मॉडल में, अपने परमाणु मॉडल में। कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम रोटेट ओनली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंगुलर मोमेंटम एंड एट डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू देयर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कहने का मतलब है कि उसका निश्चित ऊर्जा और कोणीय जो संवेग है वो अपनी ऊर्जा के समानुपाती यानी कि निश्चित दूरी पर वो रोटेट करते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही अपनी ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर चक्रण करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो नियत कक्षा है, निश्चित सेल है, जो निश्चित सेल है उसकी जो डिस्टेंस है वो समानुपाती दूरी पर वो चक्रण करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो यही कहने का मतलब है कि नील्स बोहर ने ये बताया कि एनर्जी में जो भी वो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिशिएट करते हैं, इसका इस्तेमाल क्वांटम सिद्धांत के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया था और समानुपाती दूरी पर कोणीय संवेग के साथ में ये निश्चित समानुपाती दूरी पर ये चक्रण करते हैं, यानी कि एक निश्चित दूरी पर निश्चित कक्षाओं में ऑर्बिट पर घूमते हैं। ये उनका पहला नियम। अगला जो कंक्लूजन था, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमारा ऑर्बिट है ये आपका नाभिक है न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या है, ये आपके ऑर्बिट है। ये इनको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं, सेल्स, या आप कह सकते हैं ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट्स है इनमें एक निश्चित एनर्जी है और इन्होंने क्या दिया, नाम दे दिया। एक का नाम KLMNO, इस तरह से इन्होंने 1 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इसका नाम दे दिया। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर डिस्प्ले आउटवर्डली बाय KLMN। ये जो नाम उन्होंने दिया कि KLMN, उन्होंने ये कक्षाओं का, ऑर्बिटल्स का नामकरण कर दिया और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे उन्होंने कक्षाओं का नाम दे दिया इन सेल्स का। और उन्होंने बताया कि ये जो सेल है इनका एक सर्टेन, यानी कि निश्चित कोई ऊर्जा है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं। बोहर मॉडल का ये लास्ट कंक्लूजन है, द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो दैट द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये कहने का मतलब है इनका कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल होता है और जो इलेक्ट्रॉनों के बीच अपकेंद्री बल होता है, उससे वो संतुलित किए रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा नाभिक था और नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें क्या है कि ये वैद्युत आकर्षण बल की वजह से ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, बॉन्डिंग बनाए रहते हैं, जिसकी वजह से ये नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन जो है नहीं गिरते हैं। क्योंकि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बताया था कि ये नाभिक में भी गिर सकता है, लेकिन बोहर ने इस कमियों को दूर किया। उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और जो बीच में नाभिक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं और ये नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो ये इनका बोहर के ये कुछ कंक्लूजन थे जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और इस बोहर की भी कुछ कमियां थी। ये जो सरल हाइड्रोजन परमाणुओं के व्याख्या करने में बोहर सफल रहे, लेकिन जो जटिल इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनकी भी ये एक ड्रॉबैक था, इनकी भी एक ये कमी थी कि हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं की ये तो व्याख्या बहुत आसानी से कर दिया, सरल इलेक्ट्रॉन्स के थे, लेकिन बहुत जटिल अगर परमाणु है उनका ये इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर पाए, उनके परमाणुओं के बारे में नहीं बताया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।